हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 चैनल में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल्स एनालिसिस के साथ में। ये हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग हिंदी पेडागोजी को ही देखेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है। देखिए, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता से हमारा मतलब हो गया, इसको हम रचनात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा तात्पर्य ये होता है कि बच्चे क्या कल्पना कर रहे हैं, उसके बारे में क्या अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, यानी खुद की स्वतंत्रता महसूस करके उसके बारे में सोचना। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में, फिर गणतंत्र दिवस के बारे में, बाल दिवस के बारे में, ये सारे तीनों जो आपको दिख रहा है, स्वतंत्रता और गणतंत्र और बाल दिवस, इसमें क्या होता है कि बच्चे चीज़ को वास्तविक जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। पर जब बिजली चली गई तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई साहब, हमारे सामने अभी बिजली कटी है, हमने उसका प्रत्यक्ष अनुभव या फिर वास्तविक जीवन में ऐसा अनुभव किया है। तो जब वास्तविक जीवन में अनुभव करके यानी खुद से सोचते हैं तो वहाँ पर आपकी कल्पनाशीलता और सृजनात्मक का विकास होता है। तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। बाकी इसके बारे में और भी डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। देखिए, क्या है कि जब बिजली चली गई के बारे में आपने अनुभव में लिखना है। अपने अनुभव में लिखना है। प्रश्न के संबंध में सर्वश्रेष्ठ विधि होगी, क्योंकि स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चे क्या कर सकते हैं, देखते हैं। दक्षता के साथ सहज अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी खुद की अभिव्यक्ति अपना व्यक्त कर रहे हैं, यानी वास्तविक अनुभव के साथ भाषाई कौशल की सुगमता से ग्रहण करेंगे। ठीक है ना, यानी वो जो बिजली कट गई तो ये आपका वास्तविक अनुभव होगा। तो इससे आपका जो अपना भाषा आप अपना अपनाएंगे तो उससे आपकी भाषा कौशल भी विकसित होगा। तथ्य को स्वयं के निजी अनुभव से जोड़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, यानी जो भी आपने देखा उसका अनुभव आप जोड़कर अपने विचार को व्यक्त करेंगे, तो ये भी आपका होगा। स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त करके अपने विचार को खुलकर रखेंगे। सही बात है ना कि आपके सामने वो आप वास्तविक जो भी अनुभव किए हैं उसका जो भी आपके बारे में ओपिनियन होगा वो उसे आप खुलकर रखेंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि जब बिजली चली गई तो बच्चे की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने के दृष्टि से सर्वाधिक उचित होगा। ठीक है ना, यानी वो अपना खुद की अभिव्यक्ति व्यक्त करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। देखिए, अगर बात की जाए आगमन विधि का, तो आगमन विधि क्या होता है कि आगमन विधि जो है आपका शिक्षण विधि में सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है, क्योंकि ये आपके उदाहरण से नियम की तरफ में चलता है। उदाहरण से नियम, जब किसी बच्चों को आप उदाहरण देकर उसके नियम के बारे में बताएंगे तो वो क्या होगा कि बच्चे एक्टिव होकर उस चीज़ को सीखेंगे, यानी इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। और जो आपका आगमन विधि होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि आपका ये बाल केंद्रित शिक्षा आधारित होता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा मतलब हो सकता है क्या कि करके सीखने की स्वतंत्रता देता है। इसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आगमन विधि आपका सर्वश्रेष्ठ विधि होता है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कि किस पर बल देता है, उदाहरण पर देता है या मानकता पे या फिर नियमों पे या फिर परिभाषा पर। तो अभी हमने बात किया कि उदाहरण से नियम की तरफ चलता है, तो ये ज़्यादा फोकस किस पर करता है, उदाहरण पर करता है कि बच्चे को हम पहले उदाहरण देंगे फिर उसके कोई विषय वस्तु के बारे में नियम बताएंगे। ठीक है, तो उदाहरण विधि होता है। सर्वश्रेष्ठ जो बल दिया जाता है वो उदाहरण पर दिया जाता है। देख लीजिए इसके बारे में क्या है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि अपेक्षाकृत बेहतर विधि होती है, यानी व्याकरण शिक्षण में जो होता है आगमन विधि आपका अच्छा विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, यह शिक्षण विधि विशिष्ट से समान की ओर होती है। किसे विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन सा, आगमन विधि। इस विधि में बालक के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके उनके विश्लेषण द्वारा समान सिद्धांत निकलवाया जाता है, यानी उदाहरण के माध्यम से उस
चीज़ के बारे में विश्लेषण करके उसका समान सिद्धांत निकलवाया जाता है, ठीक है ना? यानी सिद्धांत स्वयं सिद्ध करते हैं, अर्थात विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का खोजन का प्रयत्न करते हैं, ठीक है? उदाहरण द्वारा आपको उसको सिखा दिए, फिर उस क्वेश्चन को दिए, तो भाई साहब अपना वो दिमाग लगाया स्वयं, मतलब वो उसमें क्या होता है ना कि आगमन विधि में बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ठीक है? उदाहरण शिक्षक श्याम पट पर टेबल आदि लिखकर ये बता सकता है कि ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है? अर्थात किसी वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले क्या दिया कि ये उदाहरण दे दिया कि ये आपके संज्ञा के उदाहरण हैं, तो फिर उसके बाद परिभाषा आप खुद बच्चे बना सकते हैं स्वयं सोचकर, ठीक है? तो ये होता है आपका आगमन विधि में सर्वश्रेष्ठ विधि होता है उदाहरण, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? देखिए, अगर बात की जाए पठन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि भाई साहब, जब भी ऐसा आ जाए, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है? ध्वनि का उतार-चढ़ाव, फिर उचित गति एवं प्रभाव, अनुमान के साथ भाव ग्रहण, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। देखिए, अगर बच्चे को हम दे रहे हैं कि भाई रीडिंग डालो किसी चीज़ पर, तो हम उसे पठन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो उच्च गति और हम मतलब जब पढ़ रहे हैं, तेज़ी के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो आपका पठन नहीं होता है। पठन का मतलब कि उस चीज़ के जब बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ अर्थ ग्रहण करें, ठीक है ना? यानी उससे हम कुछ सीखें, तो वो होता है आपका पठन। तो ध्वनि का उतार-चढ़ाव से तो हमारा कोई पठन से मतलब नहीं है। वो वहाँ पर पठन नहीं होता है, वहाँ पर रीडिंग हो जाएगा। उचित गति में प्रभाव, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण ज़रूरी नहीं है, पठन हो रहा है तो आपका सही उच्चारण देना है। आप उस चीज़ को कितना समझ रहे हैं, ये आपका पठन से मतलब होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितने आप सीख रहे हैं, ठीक है ना? ये होता है आपका पठन। तो देख लीजिए, जो आपका थर्ड है, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। ये आपके बोल सकते हैं कि आप अनुमान लगा रहे हैं, के साथ आप उसका भाव ग्रहण कर रहे हैं। जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं, तो उसका एक अनुमान अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये चीज़ बोल सकता है, ये कर सकता है। तो वो आप भाव जब ग्रहण कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि आप पठन कर रहे हैं। ठीक है? तो इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। देख लीजिए, क्या है कि अनुमान के साथ भाव ग्रहण की स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि पठन हो रहा है, क्योंकि पठन प्रक्रिया तभी सार्थक सिद्ध होती है जब एक पाठक एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ता है, ठीक है ना? जो उसका उद्देश्य है उसको फुलफिल करे, तभी उसको बोल सकते हैं कि वो पठन कर रहा है। पठित वस्तु के अर्थ को संदर्भ अनुसार ग्रहण करते हुए पढ़ता है, ठीक है? पठन के दौरान आगे आने वाले तथ्यों का अनुमान लगाते हुए पढ़ता है कि आगे क्या, मतलब आगे क्या हो सकता है। तो ये सारे अनुमान लगाते हैं, तब बोल सकते हैं कि पठन हो रहा है। अदरवाइज़ हम 3-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, रीडिंग डाल रहे हैं, उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, तो भाई साहब वो तो पठन आपका नहीं होगा ना, वो तो अपना फ़ॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो पठन का मतलब होता है कि हम उससे कुछ अर्जित किए हैं, ठीक है ना? कुछ ज्ञान अर्जित किए हैं, वो होता है आपका पठन होता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ को आप याद रखना, पठन में आपका क्या आता है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट आपका है कि व्याकरण शिक्षण की वो पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, अभी तो हमने डिस्कस किया था ना कि व्याकरण शिक्षण में आपको आगमन विधि का प्रयोग होता है। अभी अभी हमने बात किया था, तो बच्चे नियम से उदाहरण क्यों जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो आगमन विधि में ना व्याकरण शिक्षण पद्धति के लिए हमारा आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ होता है, और आगमन विधि बोलता है कि उदाहरण से नियम की ओर जाएँगे बच्चे, ठीक है? तो बच्चे सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये आपका निगमन में आ जाएगा। बच्चे नियम को कंठस्थ करेंगे, रटने पर तो बिल्कुल आधारित करना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही नेगेटिव बोल रहा है। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सही बात है। व्याकरण शिक्षण की वो पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होगी, मतलब जिसमें हम आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? देखिए, प्रयोग करने के लिए तो हम सारा कुछ प्रयोग कर सकते हैं कि भाई साहब तुम कंठस्थ याद कर लो, सूत्र का प्रयोग कर लो, नियम से उदाहरण की ओर जाओ, तो उसमें क्या होगा कि अपेक्षाकृत अधिक उचित बोल रहा है ना, तो ये बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाएँगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे एक्टिव होकर, ठीक है? नेक्स्ट आपका है कि कविता के किस शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत काव्य के गुण दोषों की विवेचना की जाती है? देखिए, यहाँ पर बोला है काव्य की गुण दोष की विवेचना की जाती है। पहला आपका समीक्षा प्रणाली, तुलना प्रणाली, व्याख्या प्रणाली या फिर अर्थबोध प्रणाली।
देखिए, अगर जब भी बोले कि अंतर्गत काव्य के गुण दोष की विवेचना करती है, तो हमेशा याद रखना है आपको कि समीक्षा प्रणाली जो होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस देख लेते हैं क्या है कि देखिए, समीक्षा प्रणाली क्या होता है कि काव्य के गुण दोष का विवेचना करना होता है। जो भी काव्य होता है, उसका हम विवेचना करेंगे। ठीक है ना? देखिए, समीक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है ना कि ये उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के के लिए हितकारी होता है। यानी प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो होता है, उसमें क्या होता है कि छात्रों के लिए हितकारी होता है, यानी उचित होता है। ठीक है? उस श्रेणी तक पहुँचते-पहुँचे छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर्याप्त रूप से हो चुका होता है। ठीक है? यानी उच्च स्तर तक जब बच्चे पहुँचते हैं, तो उनका जो मानसिक स्तर है ना, वो थोड़ा ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो क्या होता है कि काव्य के तत्व का ज्ञान भी ग्रहण कर चुके होते हैं, तो उसके गुण दोष का वो विवेचना कर सकते हैं। ठीक है? समीक्षा प्रणाली के माध्यम से। अब बाकी तुलना प्रणाली देख लीजिए। पाठ्य कविता की तुलना उसी भाव को व्यक्त करने वाली अन्य कविता के साथ करना, ये होता है तुलना। ठीक है? व्याख्या प्रणाली क्या होता है कि कविता के सस्वर वाचन के साथ शब्दार्थ बताते हुए प्रासंगिक कथाओं की चर्चा करते हुए छंद अलंकार आदि की चर्चा करना, व्याख्या यानी व्याख्यान करना, उसको डिटेल्स में सॉल्व करना। अर्थबोध प्रणाली क्या होता है कि शिक्षक कविता का स्वयं वाचन करते हुए स्वयं उनका अर्थ बताते हैं। ठीक है ना? अर्थबोध यानी उसका वाचन करके बोलकर फिर उसका अर्थ बताना ही क्या होता है, अर्थबोध प्रणाली होता है। देखिए, समीक्षा प्रणाली क्या होता है कि काव्य के गुण दोष का विवेचना करना, जो भी काव्य में दिया है उसका गुण और दोष का विवेचना कौन कर सकते हैं? प्राथमिक स्तर के तो बच्चे नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे उच्च स्तर के ही बच्चे करेंगे ना, जो उस चीज़ के बारे में उचित ज्ञान रखते हैं। ठीक है? तो बोल सकते हैं कि समीक्षा प्रणाली के माध्यम से ही हो सकता है ये। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कार्य से तात्पर्य है कक्षा में। देखिए, बहुभाषी जो हो गया ना, इसको बोल सकते हैं कि जहाँ अलग-अलग भाषा वाले बच्चे के एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुभाषी कक्षा क्या होता है कि अलग-अलग भाषा वाले बच्चे एक साथ बैठकर क्या करते हैं, एक समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो होता है बहुभाषी कक्षा। ठीक है? तो देख लीजिए क्या ऑप्शन है, भिन्न-भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषा की पुस्तकों की उपलब्धता या सभी बच्चों की अपनी-अपनी भाषा बोलने की अवसर की उपलब्धता। भाई साहब, स्वतंत्रता तो देना पड़ेगा बहुभाषी कक्षा में, यही तो होता है ना कि अलग-अलग भाषा मतलब अपना बच्चा प्रयोग कर सकते हैं पर समान शिक्षा दिया जाएगा। ये बोला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। ठीक है ना? यानी बोल सकते हैं कि बहुभाषा कक्षा में मातृभाषा अपना यूज़ कर सकते हैं बच्चे। ठीक है? सभी बच्चों को अपनी-अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता भाषा शिक्षण में संसाधन के रूप में कार्य करती है। देख लिया? ये पॉइंट जो हो गया ना, संसाधन, ये इसमें रूप में काम करता है बहुभाषा। ठीक है ना? क्योंकि बच्चे उनकी गृह भाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती है। ठीक है? भाषा शिक्षण को समृद्ध तथा विकसित करने में सहायक होता है। कौन-सा? बहुभाषा। ठीक है? तो ये चीज़ को आप लोग याद रखना। तो बोल सकते हैं क्या कि बच्चों के संज्ञानात्मक तथा शैक्षिक विकास को गति प्रदान करता है। ठीक है? बहुभाषा जो है बच्चों की क्या करता है कि संज्ञानात्मक और शैक्षिक विकास को गति प्रदान करता है। बच्चों को संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है कि हमें संवाद कैसे करना है, बातचीत कैसे करना है, वार्तालाप कैसे करना है, तो इसकी योग्यता भी बहुभाषा हमें प्रदान करता है। बच्चों को कक्षा के वातावरण से जोड़कर उनमें भाषाई कौशल को विस्तार देती है। ठीक है ना? बच्चों को कक्षा के वातावरण से जोड़कर उनमें भाषाई कौशल का विस्तार देती है। इसलिए बोल सकते हैं कि कक्षा में बहुभाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना? स्वतंत्रता होना चाहिए बच्चों को बोलने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गद्य पाठों का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं हो सकता आपका? भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार को भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना या फिर समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना। देखिए, इसके बारे में उद्देश्य बोला है कि उद्देश्य नहीं है। यानी भाषा संरचना की समझ तो बढ़ाएंगे, विभिन्न प्रकार की भाषा प्रयुक्ति का परिचय देना,
ठीक है। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना या फिर समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं क्या है चीज़। देखिए गद्य विद्या की जो विशेषता होती है क्या क्या होती है कि गद्य में उत्कृष्ट एवं परामर्जित भाषा का प्रयोग होता है। गद्य में भाव ग्रहणता होती है। गद्य में विभिन्न भाषा के अनुरूप उसकी भाषा में अंतर होता है, अतः यह समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। ठीक है। उचित आरोह अवरोह एवं विराम का चिन्ह का प्रयोग ही गद्य को वाचन योग्यता प्रदान करता है। ठीक है। इसकी उद्देश्य क्या होता है कि भाषा के प्रति अभिरुचि जागृत करना, शुद्ध वाचन की योग्यता प्रदान करना, गद्य लेखक एवं गद्य लेखन शैली जैसे मुहावरा, लोकगीतियाँ, सूक्ति के बारे में जानकारी के साथ साथ भाषिक एवं लेखन इसकी प्रयुक्तियों का परिचय देना। देखिए आ गया ना, प्रयुक्तियों का परिचय देना होता है। लेखक के भाव विचारों को समझकर उन्हें गुण दोष का विवेचना एवं आदर्शों का स्वीकार करके कल्पना शक्ति या रचनात्मक शक्ति का विकास करना होता है। देखिए यहाँ पर जो बोला है ना कि प्रयुक्तियों का परिचय देना, ये तो सही है आपका। ठीक है। भाषा संरचना के समझ बढ़ाना, प्रयुक्तियों का परिचय करना, समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। देखिए ये सही है, लेकिन समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण को प्रस्तुत करना ये हमारा संभव उतना नहीं हो पाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं रखा जाता है? देखिए बोला है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं रखा जाता है? कौन सा विधि होता है? अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, फिर व्याकरण विधि या फिर सूत्र विधि? तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका आंसर? प्रत्यक्ष विधि। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए जो आपका प्रत्यक्ष विधि होता है, इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि, सम्राट विधि या प्राकृतिक विधि, निर्वाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में क्या होता है कि बालक को जो मातृभाषा होती है उससे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। यानी जो उनकी मातृभाषा है उनकी उसमें उपस्थित ना करा के उन्हें डायरेक्ट कोई अलग भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ठीक है ना। यानी डायरेक्ट आपका जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश को हम डायरेक्ट सिखाते हैं तो उसमें मातृभाषा का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा, यानी डायरेक्ट उसमें कोई इंक्लूडेड नहीं रहेगा कोई भी भाषा। इस विधि में सुनने और बोलने पर अधिक बल दिया जाता है, यानी बच्चे सुन और बोलकर ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है ना। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि आपका हो गया कि जो आपका सामने है। ठीक है ना। प्रत्यक्ष आपके सामने दिखाई दे रहा है या आप सुन रहे हो या फिर देख रहे हो, तो वैसे भाषा को बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा सीख सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई अपनी मातृभाषा का लेन देन नहीं रहता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की भाषा की अभिव्यक्ति तथा लेखन में का लिखने में प्रयोग होता है। देखिए भाषा जो होता है ना ये विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा लेखन जो होता है ना ये मौलिक विचारों का लेखन में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन बेकार है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है कि भाषा के प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन शामिल होता है। क्या शामिल होता है? चिंतन शामिल होता है। और हम अपने विचार अभिव्यक्ति में जब भी कोई चिंतन करते हैं तो भाषा का कोई ना कोई रूप होता ही है। जब भी हम अपना चिंतन या अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं तो उसमें भाषा का हम प्रयोग करते ही हैं। बिना भाषा का तो हम अपना जो भी अभिव्यक्ति है व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अपने विचार, अपने जो भी हमारे अंदर चल रहा है तो उस विचारों को हम ये अभिव्यक्त तो भाषा के माध्यम से ही करते हैं। यानी लिखना अर्थात लेखन कौशल चारों भाषा कौशलों में सबसे अंतिम चरण होता है, सबको पता है। बच्चों में लेखन कौशल का विकास मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उद्देश्यों को लिखने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है ना। मानव अपने विचारों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर अभिव्यक्त करता है। कैसे? सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रिया
का प्रयोग करने की क्षमता ही भाषा कौशल कहलाती है। तो आपने क्या सीखा? यही सीखा कि भाई साहब हम भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। भाषा कैसी अभिव्यक्ति है? विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा लेखन में हम मौलिक विचारों को लिखने में प्रयोग करते हैं। जो भी हमारे अंदर मौलिक विचार है उसको लिखते हैं। शिक्षक का बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील नजरिया क्या हो सकता है? राइट आपका संवाद को सहूलियत प्रदान करता है, संवाद में अवरोध उत्पन्न या फिर छात्रों पर रोब झाड़ने के काम आता है या फिर संवाद को निरस्त कर देता है। देखिए संवाद जो होता है ना, संवाद मतलब बातचीत करना, ठीक है। तो जब भी हम किसी से दूसरे से बात करते हैं तो अगर बहुभाषिकता हमारे अंदर है, यानी हम भाषा अलग अलग भाषा का यूज कर सकते हैं, तो हम कहीं भी जाकर किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश आता है, ठीक है, हमें हिंदी भी आता है, ठीक है, और हमें बंगाली भी आता है, तो देख लो भाई साहब, आप इंग्लिश अदर कंट्री में जाओगे तो इंग्लिश बोलकर आप बात कर सकते हो, ठीक है। हिंदी बोलकर मतलब भारत में आप रह सकते हो, बंगाली कोलकाता में बोल सकते हो। यानी क्या हो सकता है कि आप संवाद में सहूलियत प्रदान करता है, ठीक है ना। किसी से बातचीत करने में हमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है अगर आपके अंदर बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील है तो, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं क्या है इसके बारे में कि शिक्षा का बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील नजरिया क्यों होना चाहिए। भाई साहब, बच्चों को उनकी गृह भाषा में कहने सुनने की आज़ादी देता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान देता है। बच्चों को कक्षा के वातावरण से जोड़कर उनमें भाषाई कौशल का विस्तार देता है। बच्चों को संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है। संवाद में सहूलियत प्रदान करता है। कौन सा? संवाद करके, हम संवाद करके यानी बातचीत करके, वार्तालाप करके बहुभाषा के माध्यम से संभव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि कक्षा 6 की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में रचनात्मक आकलन को महत्व देती है, ठीक है। वह शिक्षिका बच्चों का अवलोकन करती होगी। किस प्रकार का बच्चे का अवलोकन करता है? केवल बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के समय, केवल बच्चों की चित्र बनाते समय, या फिर लिखित परीक्षा के दौरान। देखिए रचनात्मक जो आकलन होता है वो क्या होता है? लिखित, मौखिक और चित्रात्मक होता है, ठीक है ना। जो रचनात्मक आकलन होता है आपका मौखिक, लिखित और चित्रात्मक, यानी मौखिक प्रश्न पूछकर, परीक्षा लेकर, ठीक है, चित्रकला बोलते हैं ना वो, उसका हम बनाते समय क्या बोल सकते हैं कि रचनात्मक आकलन का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा, यानी संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम रचनात्मक आकलन का महत्व दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? अंतर्वाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, औपचारिक पत्र, या फिर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। जब भी प्राथमिक स्तर पर बोला जाए तो अगर आपको ऑप्शन में बाल साहित्य दिखाई दे तो उसको सही करना है। देखिए बाल साहित्य क्या होता है ना कि जैसे आप बोलते हो ना कि ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो उसके चित्र के साथ, ठीक है ना, हाँ हम वहाँ पर एप्पल लिखते हैं तो बच्चे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते हैं, तो वो होता है आपका बाल साहित्य। तो प्राथमिक स्तर पर बात बोला है पठन क्षमता का आकलन के लिए, तो बाल साहित्य का कोई संवादात्मक कहानी हो सकता है आपका, ठीक है। देख लीजिए क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए, पठन क्षमता का आकलन करने का अर्थ है बालक को पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना, ठीक है। बालक पढ़कर समझने की कोशिश तभी कर पाएंगे यदि उसे पढ़ने में रुचि है। तो बाल साहित्य में तो रुचि ही दिया जाता है ना, इंटरेस्टिंग है, यानी उसकी जैसे जानवर हो गया, हाथी हो गया तो हाथी का फिगर बनाएगा, ठीक है ना, बिल्ली हो गई तो बिल्ली का फिगर के साथ में बिल्ली लिखा रहेगा। तो उस चीज़ को बच्चे क्या होगा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अतः पठन कौशल आरंभ करने से पहले शर्त पठन में रुचि जागृत करना होता है। यानी आपकी पहली शर्त क्या होता है कि हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसमें इंटरेस्टिंग डालना होता है। रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य बाल साहित्य या बच्चों की रुचिपूर्ण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। जो भी इंटरेस्टिंग बच्चों को लगे
या फिर खेल विधि हो गया या फिर बाल साहित्य हो गया, तो इसमें बच्चे ज़्यादातर इंटरेस्टिंग के साथ और जल्दी सीखते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बोल सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता के आकलन के लिए आपका बाल साहित्य ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको और हिंदी पेडागोजी का ये जो सेशन है समझ में आया होगा। अगर थोड़ा-सा भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।